हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म अ जीनियस माइंड। आप लोग कैसे हो? थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हो। ये चैनल जब मैंने शुरू किया था तो मुझे यही था कि एक पॉजिटिविटी आए ऑटिज्म से, जो इतना डर जाते हैं हम जब ये चीज़ हमारी लाइफ में आती है। आज का जो वीडियो है वो आप सब मदर के लिए है, सब पेरेंट्स के लिए है। मैं अपनी जर्नी आप लोगों से शेयर करूंगी। हो सकता है कि आपको कुछ गाइडेंस मिले, आपको ये समझ में आए कि आपको आगे इस जर्नी में कैसे जाना है। जब हमें शुरुआत में ऑटिज्म का पता चलता है तो ये हमारे लिए एक बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ होती है। किसी को भी कुछ समझ नहीं आता है। हमारे जो आसपास लोग होते हैं उनको भी ऑटिज्म के बारे में कुछ नहीं पता होता है। जब विराज का ऑटिज्म डायग्नोज हुआ था तो माइल्ड टू मॉडरेट में हुआ था, और जो साइकेट्रिस्ट थी उन्होंने बहुत ही एक तरह से नेगेटिव काउंसलिंग करी थी मेरी। हालांकि वो अपना काम कर रहे होते हैं, उनके लिए उनका तो रोज़ का काम है, वो तो सबको बताते ही रहते कि आपके बच्चे को, लेकिन हमारे लिए वो छोटी बात नहीं होती है, उनके लिए वो बहुत नॉर्मल बात है। लेकिन हमारे लिए नॉर्मल चीज़ नहीं होती है, क्योंकि हमारी तो पूरी लाइफ बदलने वाली है। तो उन्होंने कहा था कि ज़्यादा उम्मीद मत रखना। और ये चीज़ बहुत ही बुरी लगती है सुनने में कि आपका ठीक ठाक बच्चा हो, क्योंकि मेरे लिए तो वो ठीक ही था। सिर्फ बोलता नहीं था, ये था कि गूंगा बहरा भी नहीं है, स्वस्थ है, और क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा उम्मीद मत रखना, आपके बच्चे को ये चीज़ है। और आगे भी उन्होंने बहुत कुछ बोला था, काफ़ी मतलब वो नेगेटिव तरीके से उन्होंने मेरी काउंसलिंग करी। और धीरे धीरे पहले मैं टेंशन में आई कि ये क्या चीज़ है, समझ कुछ नहीं आ रहा था। फिर हम या तो यूट्यूब की तरफ जाते हैं या गूगल की तरफ जाते हैं, वहाँ जा कर के देखते हैं। वहाँ देख करके मैं और ज़्यादा डर गई, क्योंकि वहाँ पर जो वीडियोस थी उनमें कुछ खास पॉजिटिव नहीं था, ज़्यादातर नेगेटिव थी। जो कुछ बच्चे हैं जो मतलब ऑटिज्म से जो बाहर आए हैं, जो अपने जीवन में थोड़े बहुत सक्सेसफुल हुए हैं, उनकी उम्र बहुत, वो सारे ही बड़ी उम्र के थे, या कह लीजिए कि 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के थे। लेकिन ऐसे बच्चे तो ना के बराबर थे जो कम उम्र में ही या बहुत जल्दी रिकवर हुए हों। तो आसपास में जो लोग हैं उनको भी कुछ नहीं पता। और जब मैं साइकेट्रिस्ट से पूछती कि मुझे बताइए कि मेरा बच्चा कब बोलेगा, क्योंकि हम सबसे पहली चीज़ यही पूछते हैं कि हमारा बच्चा कब बोलेगा, तो वो कहते कि नहीं, देखिए आप इसके बारे में पढ़िए, आपको तब पता चलेगा, आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं। तो मैंने कहा मुझे बताओ कि मुझे करना क्या है आखिर। वैसे तो टाइम के साथ साथ हमें समझ आने लगता है, लेकिन जो शुरुआत का टाइम होता है वो बहुत टफ होता है। स्पेशली एक मदर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। उसे इतना हेल्पलेस फील होता है, इतना होपलेस हम लोग हो जाते हैं कि हमारे बच्चे का क्या होगा, कैसे होगा, हमारे बच्चा कैसे बाकी बच्चों का मुकाबला करेगा। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि बच्चे के बिहेवियर में इतनी प्रॉब्लम होती है कि हम उसे समझ ही नहीं पाते हैं। हमें यही नहीं पता होता कि हमारा बच्चा क्यों चिल्ला रहा है, हमें ये नहीं पता। सेंसरी के इशू होते हैं, बच्चे हर चीज़ से डरते हैं, तो वो ये हर चीज़ से डरता क्यों है, वो चीज़ें नहीं समझ आती है। बच्चे में जब तक बच्चा खुद को एक्सप्रेस नहीं करता तो उसमें वैसे भी बहुत सारी दिक्कतें रहती है। जैसे जैसे बच्चे को समझ आने लगती है तो फिर वो थोड़ा नॉर्मल होने लगता है। 5 से 6 साल की उम्र के बाद बच्चा सच में समझ आता है कि ओके, उसके बहुत सारी जो बिहेवियर के इशू होते हैं वो सेटल हो जाते हैं। तो मेरा शुरुआती टाइम बहुत मुश्किल रहा, क्योंकि मुझे ना तो कोई गाइड करने वाला था और ना ही मुझे कोई पॉजिटिव, एक होता ना कि पॉजिटिव अप्रोच कहीं से नहीं थी। साइकेट्रिस्ट थी वो भी काफ़ी नेगेटिव थी, और आसपास में जो दोस्त हैं, परिवार है, वो लोग भी कुछ नहीं जानते कि क्या चीज़ है। तो मेरा ये था कि मुझे कोई बताए कि मुझे क्या करना है। आप लोगों के जब मैं मैसेज पढ़ती हूँ तो मैं वही बेचैनी, वही दुख, वही टेंशन देखती हूँ। शुरुआत में मैं सिर्फ टेंशन में थी, क्योंकि समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे वो टेंशन डिप्रेशन में चली गई। पता ही नहीं चला मैं कब डिप्रेशन में चली गई, और इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई धीरे धीरे कि मैं ये नहीं सोच रही थी कि मुझे क्या करना है। मेरा जो दिमाग है वो दो सवालों पर अटक गया कि मेरे बच्चे के साथ ये क्यों हुआ, और मेरे बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि मेरा ही बच्चा है, मुझे ही नहीं समझ आ रहा। हमारी जो सोचने समझने की क्षमता वो सारी खत्म हो जाती है जब हम अपना सारा फोकस टेंशन पे डाल देते हैं। मेरे दिमाग में बस यही सवाल है, मैं सोच ही नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। सॉल्यूशन पे हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है जब हम टेंशन करते हैं। तो आप, कई लोग ऐसे हैं जो जब मैं आप लोगों के क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि सेम उसी स्थिति में है जैसी मैं 3 साल पहले थी। और आज मैं आप लोगों के सवालों के आंसर भी करूंगी, कैसे मैंने अपने आप को उन चीज़ों से बाहर निकाला और कैसे मैं थोड़ी पॉजिटिव हुई, कैसे मैंने विराज को इतना बेहतर किया है। तो मैं आज इन सब चीज़ों के बारे में बात करूंगी।
मुझे पर्सनली लगता है कि जब एक बच्चे में ऑटिज्म डायग्नोज होता है तो उसकी एक हेल्दी, जो पेरेंट्स होते हैं उनकी एक हेल्दी और पॉजिटिव काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है। उन्हें सही रास्ता अगर मिल जाता है, अगर उन्हें अपना बच्चा सही समझ आ जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें इतनी जल्दी नॉर्मल होती हैं कि टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो मदर है बच्चे की वो क्या फेस कर रही है, वो क्या फील कर रही है। कुछ लोग जो आपके आसपास हैं वो आपको, उनको थोड़ा सा आपसे हमदर्दी तो होती है कि भैया देखो परेशान है थोड़ी, लेकिन उनको भी नहीं समझ आता है कि वो आपकी कैसे हेल्प करे इस चीज में। तो कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, हो सकता है कि आपको एक अच्छी गाइडेंस मिले। अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप बस यही सोच रहे हैं, आपका भी दिमाग इस जगह पे आके अटक गया है कि मेरे बच्चे का क्या होगा और मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ, तो आज ही इस चीज को स्टॉप कर दीजिए। ये दोनों क्वेश्चन है अपने यहाँ से निकालिए और साइड में रख दीजिए। आज ही से आप एक चीज डिसाइड कर लीजिए कि मैं अब इस चीज के बारे में नहीं सोचूंगी, अब मैं ये सोचूंगी कि मुझे अपने बच्चे के लिए क्या करना है। 1 साल का, बस 1 साल का आप लोग टारगेट लीजिए। मैंने तो 2 साल का टारगेट लिया था, क्योंकि एक टाइम पे आके वो ओवर थिंकिंग इतनी ज्यादा हो गई थी कि मुझे लगा था कि जिंदगी बिल्कुल नर्क हो गई है। सोती हूँ, जब रोते रोते सो जाती हूँ, सुबह उठती हूँ फिर वही चालू हो जाता, और मैं कुछ भी नहीं सोच पा रही थी। चारों तरफ की मेरी जो चीजें थी वो इतनी अनऑर्गेनाइज हो गई थी। मेरी बेटी है, मैं उस पर ध्यान नहीं दे रही हूँ, मेरा घर है वो ऐसे ही फैला रहता था, विराज को देख के मुझे और तकलीफ होती थी। तो एक टाइम ऐसा आया, मुझे लगा नहीं ये बहुत गलत चीज है, मुझे कुछ सोचना है इस चीज के लिए। तो मैंने सोचा कि अब मैं 2 साल तक मैं ये नहीं सोचूंगी कि मेरे बच्चे का क्या होगा, जो मैं कर सकती हूँ उसके लिए मैं वो करूंगी, और आज ही से मैं प्लान बनाना स्टार्ट कर दूंगी। मैंने ऐसे मतलब टाइम नहीं लिया था उस समय पे, लेकिन ये था कि कितना भी ये धीरे सीखे, लेकिन अगर ये एक भी चीज सीखता है तो वो बहुत बड़ी बात है। एक के बाद दूसरी चीज सिखानी है, दूसरी के बाद तीसरी चीज सिखानी है। उतनी ऑर्गेनाइज तो मेरा प्लान नहीं था, लेकिन ये था कि अब करना यही है, अब टेंशन नहीं करनी है। आप लोगों को भी मैं चीज बोल रही हूँ कि आज ही से ये जो आपके मन में सवाल है ना कि मेरे बच्चे का क्या होगा, देखिए सच बताऊं तो किसी को भी नहीं पता आगे का कि क्या होगा। लेकिन हम जब एक अच्छी प्लानिंग से चलते हैं, जब एक अच्छी स्ट्रैटेजी से हम चलते हैं, तो बहुत कुछ बेहतर किया जा सकता है। हमें ये नहीं सोचना है कि क्या होगा, हमें क्या करना है, हमारा सारा फोकस उधर होना चाहिए। और एक अच्छे मन से शुरुआत करिए। एक होता है ना कि हम खुश होकर के अपने बच्चे पे काम करते हैं, ऐसे नहीं है। ये जो टेंशन है, जो दुख है, जो आप 24 घंटे, देखिए हमें लगता है कि हमें कोई समझ नहीं रहा है। अगर हम उनकी जगह होते तो वो, हम भी नहीं समझते उनको। किसी और के बच्चे को ऑटिज्म होता है तो हमें नहीं समझ आता, ये हमारे बच्चे को हुआ तभी हमें समझ आ रहा है। ओके, तो आज ही से इस चीज को कि मेरे बच्चे का क्या होगा वो सोचना छोड़ दीजिए, उसको स्टॉप कर दीजिए। एक प्लान बनाइए, 1 साल का टारगेट लीजिए, ठीक है। 1 साल का आपने टारगेट लेना है, और उस 1 साल में आपने कि मुझे अपने बच्चे पर ऐसे ऐसे काम करना है, और एक स्ट्रेटजी पे आपको काम करना है, एक प्लान पे आपको काम करना है। धीरे आप 1 साल बाद देखिए आपके बच्चे में कुछ चेंज आएगा। शुरू के साल में हो सकता है कि 10% फर्क हो, अगले साल में वो 20% हो जाएगा, क्योंकि ये बच्चे जो इनका सुधार होता है ना वो मल्टीप्लाई होने लगता है बाद में। ठीक है, 3 से 4 साल में तो बच्चा मल्टीप्लाई करने लगता है अपने सुधार को, क्योंकि बेसिक उसका ठीक हो गया तो ऊपर की चीजें सीखना बहुत आसान हो जाएगा। तो प्लान बनाइए और उस पर काम करिए, और उस टेंशन को छोड़ दीजिए कि इसका क्या होगा। वो चीज आपने सोचनी नहीं है, आपने एक एक प्लान के तहत काम करना है। ओके, और आपने बिल्कुल टेंशन नहीं करनी। आपके मैं सवाल पढ़ती हूँ तो मैं सच में कई बार मैं बहुत ऐसे परेशान हो जाती हूँ कि यार मैं क्या करूँ अब इनके लिए। मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ आपको इस चीज को क्लियर करने, क्योंकि सबसे बड़ी चीज तो ये होती है कि हमें ऑटिज्म समझ ही नहीं आता है। ठीक है, मुझे जितना समझ आया मैंने कोशिश की है उतनी चीजें एक्सप्लेन करने की। और प्लीज जो पिछली वीडियो उनको भी जाकर के देखिए, क्योंकि आपके बहुत सारे सवाल ऐसे ही हैं जिनके आंसर मैं मेरी पिछली जो वीडियोज है उनमें कर चुकी हूँ। एक चीज आप मान लीजिए कि अगर आपके बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, क्योंकि कई कहते हैं कि हमारे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और इंस्ट्रक्शन भी फॉलो करता है, तो आप खुश रहिए, आपका बच्चा बहुत सही है। ओके, जिन बच्चों को लैंग्वेज डिसेबिलिटी होती है, ऑटिज्म होता है, हो सकता है कि उसको थोड़ी बहुत डिले होती है, जैसे स्पीच डिले होता है कुछ बच्चों का, लैंग्वेज डिले होती है कुछ बच्चों की, या कुछ बच्चे लेट टॉकर होते हैं। हो सकता है आपका बच्चा लेट टॉकर हो, देरी से बोलने वाला हो। ऑटिज्म जिन बच्चों में डायग्नोज होता है वो सारे बच्चे ऑटिस्टिक नहीं होते हैं। ओके, बहुत सारे बच्चे ऐसे निकलते हैं जो बाद में बिल्कुल नॉर्मल निकलते हैं। तो हो सकता है आप लोग जितने भी चैनल देख रहे हैं, जितने भी वीडियोस देख रहे हैं, हो सकता है आप ऐसे ही टेंशन में आपके बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो। हमारे यहाँ पे एक लड़की है, 4.5 साल में अभी उसने बोलना शुरू किया है।
और उससे पहले वो एकदम सुन्नर टाइप थी, हालांकि शरारती नहीं थी, बिहेवियर की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैं उनकी मदर को कहती कि आप दिखा लो इसको, 4.5 साल की हो गई। वो कहती कोई बात नहीं, मेरी तो बड़ी वाली भी बहुत लेट से बोली थी। और वो लड़की अब बिल्कुल अच्छे से बोलने लगी है। जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि वो ज्यादा बोल नहीं रहे लेकिन समझ रहे हैं, आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप बच्चे को स्कूल में, तो ऐसा हमें लगता है कि वो दुखी है, लेकिन वो दुखी नहीं है। वो उसी नेचर के साथ दुनिया में आया है और उसको धीरे धीरे ही हमें स्टेबल करना है। आप दुखी हो क्योंकि आपको पता है कि आपका बच्चा खेल नहीं रहा है, कूद नहीं रहा है। आप दुखी हो इसलिए आप ऐसा फील करते हो कि मेरा बच्चा अभी दुखी है, लेकिन वो दुखी नहीं है। अपने बच्चे को कभी ऐसे नहीं देखना कि उसके अंदर कोई कमी है या वो दूसरों जैसा क्यों नहीं है। आपका बच्चा अपने आप में संपूर्ण है। जैसे एक बीज होता है ना, उससे पूरा पेड़ बन जाता है। क्या आपको बीज में पेड़ दिखता है? ऐसे ही आपके बच्चे में क्षमता है। जब एक बीज को जमीन मिलती है, पानी मिलता है, ठीक से धूप मिलती है, तो वो पनप जाता है। ओके, ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा खाद पानी और ज्यादा धूप मिलेगी तो जल्दी पनपेगा। अपना टाइम वो लेगा। आपके बच्चे को भी टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वो पनप जाएगा। उसमें उसकी बहुत सारी खूबियां निकलेंगी। ओके, कभी दूसरे बच्चे के साथ आपने बच्चे को कंपेयर नहीं करना है, कभी ये नहीं। अगर आपको अपना बच्चा अच्छे से समझ आ गया तो धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप सब लोगों से, जितनी मदर देख रही हैं, जितने पेरेंट्स देख रहे हैं, प्लीज अपने बच्चे का ध्यान रखिए, उस पर काम करिए और ओवर थिंकिंग को साइड कर दीजिए। ओके, उसको साइड में कर दीजिए कि मुझे नहीं सोचना है फालतू, बस मुझे ये सोचना है कि मुझे क्या करना है, क्या होगा पे आपको फोकस नहीं करना है। धीरे धीरे ये चीजें ठीक होती है। पहले साल में मुझे भी कुछ नहीं समझ आता। मैम ने सवाल किया था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, मेरा बच्चा रोता बहुत है, कुछ नहीं समझता है, और भी बहुत सारी चीजें थी। तो मैम चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि आपका बच्चा अभी 0 लेवल पे है। सारे बच्चे शुरुआत में 0 लेवल पे ही होते हैं। तो आप पहले अटेंशन पे काम करिए। 1 महीना आपको अटेंशन पे ही काम करना है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिससे बच्चे का एकदम से अटेंशन आता है, जैसे टॉर्च के साथ जो आप एक्टिविटी करते हैं। आप मेरी एक्टिविटी वाले वीडियोस देख सकते हैं, उनमें से देख करके आप कुछ शुरू कीजिए और पहले बच्चे के अटेंशन पे काम करिए। आप एक काम और कर सकते हैं, आप मेडिटेशन की हेल्प ले सकते हैं माइंड रिलैक्सेशन के लिए। हमारी खुद की मेंटल हेल्थ के लिए मेडिटेशन बहुत अच्छी होती है। तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। और जिनके बच्चे 2 से 5 साल के बीच में हैं अभी, आप लोग टेंशन ना करें, आप लोग अपने बच्चे पर काम करें। और बस, थैंक यू।